एक बार नोट पढ़ो, ये जो नोट है। टेबल साइड में कर दो। सबसे पहले यहाँ एंट्रेंस फीस इंडाउमेंट फंड तक पढ़ा दिया था तुम्हें। इंडाउमेंट फंड के बारे में पता होगा, ठीक है, जिसके बारे में अभी अभी भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इंडाउमेंट फंड के बाद है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या है? यह शुल्क नए सदस्यों के प्रवेश से प्राप्त होता है। जब क्लब में या संस्था में, एनपीओ में नया सदस्य आता है तो उससे फीस ली जाती है, उस फीस को ही एंट्रेंस फीस कहते हैं। अब ये प्रत्येक सदस्य से केवल एक बार ली जाती है, तो इसीलिए कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ये पूंजीगत प्राप्ति है, एक पूंजीगत आय है, जबकि दूसरे व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई हर साल नए नए सदस्य आते रहते हैं और जिसके कारण हर साल हमें एंट्रेंस फीस मिलती है, तो वो इसीलिए कहते हैं कि ये एक आयगत खर्चा है। तो इन दोनों में कंट्रोवर्सी है, विवाद है। तो अब इसके बारे में क्या है, जनरली हम जो इसको मानते हैं, प्रतिवर्ष एक नियमित आय के रूप में मानी जाती है और इसको हम आयगत प्राप्ति मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही दिखाते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है? अगर प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं है तो आप एंट्रेंस फीस को आयगत प्राप्ति मानकर आय और व्यय खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और यदि प्रश्न में प्रवेश शुल्क को, एंट्रेंस फीस को क्लियरली कहा गया है कि आप इसे कैपिटल रिसीट मानेंगे, तो इसे पूंजीगत प्राप्ति मानकर फिर ये कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है। फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जिसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले है, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन द फ्लोइंग केसेस। फर्स्ट केस में क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। इसमें सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि भाई हमें एंट्रेंस फीस 1,20,000 रुपये मिली है। इन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये हमारी कैपिटल है या रिवेन्यू है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या मानेंगे? रिवेन्यू रिसीट मानकर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नीचे आपको सोल्यूशन में भी दिखाया गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में आ जाएगी हमारी बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रिवेन्यू रिसीट। क्लब की ये पॉलिसी है कि एंट्रेंस फीस को क्या मानते हैं? रिवेन्यू रिसीट। अगर रिवेन्यू रिसीट मानते हैं तो कहाँ जाएगी ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद है केस 3, ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीट। अगर इसको कैपिटल रिसीट मानना है फिर ये कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखी जाएगी या इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, क्लियर। उसके बाद है फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है कि हमें एंट्रेंस फीस 1,20,000 मिली है। क्लब की पॉलिसी है कि 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि इसका 30% कैपिटलाइज किया जाएगा, यानी कि 30% तो ये बैलेंस शीट में जाएगी और 70% ये हमारी आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखो 1,20,000 का 70% जो है 84,000 वो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इसका जो 30% है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। आ गया समझ में? तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा हुआ है तो एंट्रेंस फीस हमारी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन क्या है? दान। तो अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनी से जो दान प्राप्त होता है उसे हम आय व्यय खाते में लिखा जाए या नहीं, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे या नहीं लिखे, ये डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी है। अब नेचर के हिसाब से दो प्रकार के दान है, एक है स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन कौन सा है? यह दान किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त होता है, जैसे कि भवन के लिए दान या तैरने का तालाब बनाने के लिए दान, यानी कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। अगर पर्टिकुलर पर्पस के लिए दान मिला है तो फिर वो हमारी कैपिटल रिसीट है, पूंजीगत प्राप्ति है, और उसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन की भी आगे दो प्रकार है, बड़ी राशि का और छोटी राशि का। अगर दान बड़ी राशि का है, 5-6 लाख है, 7-8 लाख है, तो वो फिर हमारा कैपिटल रिसीट मानी जाएगी, पूंजीगत प्राप्ति मानी जाएगी और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। अगर छोटी राशि का दान है, ठीक है, अभी किसी ने 10,000 दान कर दिया, किसी ने 2,000 दान कर, तो ऐसे दान हमें हर साल मिलते रहते हैं, तो ये दान हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद है वसीयतनामे के अंतर्गत प्राप्त राशि। वसीयतनामा क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वसीयत होती है, तो कुछ लोग अपने बेटों में बांट देते हैं, कुछ लोग बेटों में बांटने के बाद थोड़ा सा हिस्सा किसी ट्रस्ट, किसी क्लब के नाम भी कर देते हैं। और कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी वसीयत लिखे बिना ही मर गया है और उसका कोई पीछे वारिस भी नहीं है, कोई बेटा कोई संभालने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट, किसी क्लब के नाम चली जाती है। ठीक है। और कई बार लोग अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान भी कर देते हैं। अभी किसी के पास 100 किले ज़मीन के हैं, उसने 2 किले किसी संस्था के नाम दान कर दिए, किसी हॉस्पिटल के नाम, स्कूल के नाम दान कर दिए, तो उसे बोलते हैं वसीयतनामे के अंतर्गत प्राप्त राशि, पैसा वगैरह जो भी है। ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है और बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेगेसी। क्या कहते हैं, लेगेसी। उसके बाद है पुरानी संपत्ति की बिक्री। पुरानी संपत्ति की बिक्री, हमारी कोई पुरानी मशीन हमने बेच दी है, हर साल मशीन तो नहीं बेचते, कभी कभी बेचते हैं, तो मशीन को बेचने से जो आय प्राप्त होगी, ठीक है, वो हमारी पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है। अब हमने मशीन बेची है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एसेट साइड में उस मशीन में से या उसमें से वो घट जाएगी। इसके ऊपर जो लाभ या हानि होगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है। लाभ या हानि होगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। एक बार इसमें देखो, पुरानी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त कुल राशि प्राप्तियों भुगतान खाते के डेबिट साइड में लिखी होती है। हमें पैसा, संपत्ति बेची तो हमें पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो किस साइड होंगे, वो रिसीट साइड होंगे। प्राप्तियों भुगतान खाते में रिसीट साइड में होंगे। तो हमें क्या करना है, आय और व्यय खाते में संपत्ति के विक्रय से जो लाभ अथवा हानि होती है केवल उसे ही दिखाया जाएगा। जैसे 50,000 रुपये का कुल फर्नीचर था, इसमें से 10,000 रुपये का फर्नीचर 4,000 रुपये में बेच दिया। समझ में आया। 10,000 का फर्नीचर कितने में बेचा है, 4,000 में। तो हमारी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वहाँ पे 4,000 रुपये लिखे होंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर हमें लॉस कितना हुआ, 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये का जो लॉस है ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, यानी कि डेबिट साइड में। इसी तरह से अगर प्रॉफिट होता है तो फिर वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, वो इनकम हो जाएगी। आए समझ में। तो जो संपत्ति को बेचा है उससे जो पैसे मिले हैं उनका कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो लाभ हुआ है या हानि हुआ है उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, हमने जो 10,000 का फर्नीचर बेचा था, जब बैलेंस शीट में वो फर्नीचर दिखाया जाएगा तो 50,000 में से वो 10,000 घट जाएंगे। आ गया समझ में। तो इसका ट्रीटमेंट, जो हमने बेची है इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में होगा, उस एसेट्स में से इसको घटा देंगे। उसके बाद अब पुराने अखबार और खेल के सामान की बिक्री। तो ये छोटी मोटी राशियाँ होती हैं, हर साल मिलती रहती हैं, ये आयगत प्राप्ति मानी जाती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। उसके बाद है व्यावसायिक शुल्क का भुगतान। जो व्यक्ति संस्था का वेतन प्राप्त कर्मचारी नहीं है, कैसा है, वेतन प्राप्त कर्मचारी, यानी कि वो क्या करता है, कभी कभी काम करता है, कभी कोई गेस्ट लेक्चर देने आ गया, कभी किसी फंक्शन को कोई प्रोग्राम था उसको अटेंड करवा दिया, उसको ऑर्गेनाइज करवा दिया। जो सैलरी वाला पर्सन है वो तो हर रोज़ आएगा, हर रोज़ काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये लेकिन ये होती है कभी कभी काम करने के लिए आते हैं, तो उसे किया गया भुगतान क्या कहलाता है, व्यावसायिक शुल्क। इसे आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। समझ में आ गया। तो ये थी हमारी 9 आइटम्स, जो आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो उनमें यूज़ होंगी बार बार। ठीक है।